अंकल आप ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हैं? हाँ बेटा, हाथ मिलाओ। गुड बॉय। क्या नाम है? हर्ष। क्या नाम है? लक्ष्य। हाँ लक्ष्य। बेटा मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ हूँ। सर मुझे आपके जैसे महान कैप्टन बनना है और मुझे इंडियन फोर्स कैसे ज्वाइन करूँ मैं? ओ, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है? यस सर। बेटा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना बड़ा आसान है, ठीक है? कैसे? जब आप 12वीं पास करोगे यस सर। तो एक एग्जाम होता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है? यस। पापा को बताना, मम्मी से पूछना, अखबार में आता रहता है। नेशनल। तो अखबार में जब आता है, आजकल तो इंटरनेट में भी आता है। इंटरनेट कर लेते हो? हाँ जी। इंटरनेट में भी आ जाता है, ठीक है ना? तो उसमें हाउ टू ज्वाइन एनडीए ऐसे लिखोगे तो वो बोल देगा अपीयर फॉर एनडीए एग्ज़ाम, ठीक है बेटा? तो एनडीए का एग्ज़ाम बड़ा अच्छा आसान सा ही होता है। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 7। आप 8। तो जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वही आता है आपके स्कूल में। जो आपके टीचर या मैम जो आपको सिलेबस में पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम में वही आता है। कुछ भी कोई मुश्किल नहीं आता। बहुत आसान सवाल पूछते हैं, ठीक है? तो लेकिन मन लगा के पढ़ना। जब आप 10वीं में होंगे, 11वीं में होंगे, 12वीं में होंगे, तो जो भी आपको मैम या टीचर पढ़ाए उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ ज़रूरी है, 12वीं में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। कितने प्रतिशत बेटा? 55। हाँ ठीक है। और फिर आप अप्लाई करो। एग्ज़ाम होगा, एक रिटन टेस्ट होता है बहुत आसान, फिर एक इंटरव्यू जैसा होता है ना? जैसे आपने मेरे से पूछा, मैं भी आपसे पूछूंगा, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट। फिर एक मेडिकल होता है। मेडिकल मतलब कितने मजबूत हो। हेल्थ चेकअप, शाबाश, गुड, हाथ मिलाओ। तो हेल्थ चेकअप होता है, उसके बाद आप एनडीए ज्वाइन करो, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। शाबाश। सर आपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मुझे पूरा यकीन है कि वो बड़े होकर पायलट ही बनेंगे। आइए तफसील में बात करते हैं कि कितनी स्ट्रीम्स होती हैं जिससे एक नवयुवक या नवयुवती, आजकल लड़कियां भी जा रही हैं, किस तरीके से वो पायलट बन सकती हैं। जी हाँ कर्नल राठौर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एयरफोर्स चाहती है, आर्मी और नेवी भी, कि देश के जो युवा हैं वो जब पढ़ लिख के बड़े हों तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें। होता यह है कि वायुसेना ज्वाइन करने के लिए आपके पास 3 या 4 तरीके हैं। जी हाँ। एक तरीका तो है कि बच्चा जो है लड़का हो या लड़की हो, वो 12वीं पास करने के बाद चला जाए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। जी हाँ। दूसरा तरीका है, जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो बच्चा जो है ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस के एग्ज़ाम में अपीयर हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ओके। और तीसरा तरीका ये है कि एयरफोर्स अपना भी एक टेस्ट कंडक्ट करती है जिसका नाम हम बोलते हैं एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अपीयर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद अपीयर हो सकते हैं, कोई भी, चाहे सोशल साइंसेस हो, बीए, बीकॉम, उन्होंने एमबीए किया हो, अपीयर हो सकते हैं। एक और तरीका है ज्वाइन करने का, इसके अलावा एनसीसी। जो बच्चे एनसीसी सी सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं वह भी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी कर्नल राठौर, मैं ये कह रहा था कि क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए पायलट बनने के लिए। हाँ कर्नल राठौर, काफ़ी सारी जगह ये धारणा है कि पायलट बनने के लिए एयरफोर्स में शायद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं जो कि किसी भी स्ट्रीम से हों, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए और साइंस के बारे में उन्हें कुछ आइडिया होना चाहिए। मतलब उन्होंने अगर अपने एनसीईआरटी का या सीबीएसई का जो सिलेबस है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अगर ठीक से पढ़ा है, उसमें जितना विज्ञान पढ़ा देते हैं, उसमें जितना मैथ्स पढ़ा देते हैं, वो काफ़ी है। तो सर जो एक बार आप मान लीजिए जितनी स्ट्रीम्स आपने बताई उसमें आप चले गए और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग भी हो गई, फ्लाइंग की ट्रेनिंग कब शुरू होती है। हाँ कर्नल राठौर, फ्लाइंग की ट्रेनिंग जो बच्चे एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जाहिर बात है
ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हैं, या तो एफकेट से आ रहे हैं, सीडीएस से आ रहे हैं, या एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद में आ रहे हैं। एनडीए के बच्चे जो हैं वो एनडीए के बाद, एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स एकेडमी पहुंचते हैं। कहाँ पर है ये एयरफोर्स एकेडमी? हैदराबाद के पास है, कर्नल राठौर। अगर आप वहाँ जाएं, डुंडीगल नाम की जगह है, जी हाँ। डुंडीगल के पास एयरफोर्स एकेडमी है, और वहाँ पे पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनकी कमीशनिंग होती है, कमीशनिंग के बाद 6 महीने की और ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो कुल मिला के फ्लाइंग ट्रेनिंग करीबन 1.5 साल की हो जाती है। तो 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जो पायलट होता है उसकी क्या हैसियत होती है? उसे फाइटर पायलट कहते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट पायलट कहते हैं, या उसे हेलीकॉप्टर पायलट कहते हैं? हाँ कर्नल राठौर, देखिए एयरफोर्स में क्या होता है कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इनको जब कमीशनिंग दी जाती है तो बतौर उनको कमीशनिंग दी जाती है एज ए फ्लाइंग ऑफिसर। जी हाँ। तो फ्लाइंग ऑफिसर बोला तो उनका स्टेटस कैसा हुआ? एकदम क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर फिर करता क्या है? जब अभी तो आपने कोई जहाज उसको असाइन तो किया नहीं। हाँ कर्नल राठौर, क्या होता है एयरफोर्स एकेडमी में ग्राउंड ट्रेनिंग, इंजीनियर्स की भी ट्रेनिंग होती है, पायलट्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो जब 1 साल वो ट्रेनिंग करता है पायलट वाला, ये फ्लाइंग ब्रांच वाले जो होते हैं, उनको शुरू में एक बेसिक हवाई जहाज उड़ाना सिखाते हैं, जैसे HPT 32 हो गया। उसमें क्या होता है समझिए, प्रोपेलर लगे होते हैं। जी हाँ। तो प्रोपेलर लगे होते हैं, बच्चे को सिखाया जाता है कि नॉर्मल हवाई जहाज को, प्रोपेलर जहाज है, पैं करके उड़ता है, धीमी गति से टेक ऑफ करता है, धीमी गति से लैंड करता है। बच्चे को सिखाया जाता है टेक ऑफ कैसे करना है, लैंड कैसे करना है। ओके सर, अभी उसने जो है बेसिक ट्रेनिंग कर ली, लेकिन अभी जो ये आपने फ्लाइंग ऑफिसर कहा, ये अभी कैसे रिकैटेगराइज होगा कि वो फाइटर विमान उड़ाएगा या ट्रांसपोर्ट विमान उड़ाएगा या वो हेलीकॉप्टर विमान उड़ाएगा? हाँ कर्नल राठौर, क्या होता है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग के पहले 6 महीने तो जो कैडेट है, हम उनको कैडेट बोलते हैं, फ्लाइंग कैडेट। जी हाँ। वो उड़ाते हैं प्रोपेलर वाला विमान। ओके। ट्रेनर आप पीछे, मेरे पीछे देख सकते हैं, HT2 है, HPT 32 है। जी हाँ। और 6 महीने के बाद क्या होता है, उनको बेसिक जेट ट्रेनर उड़ाना शुरू करा देते हैं। जैसे हमारे टाइम में हम उड़ाते थे इस्करा, किरण, आजकल उड़ाते हैं हॉक ट्रेनर। ओके। जेट इंजन लगा होता है, छोटा सा जेट इंजन लगा होता है, और बच्चा 6 महीने के लिए उसको उड़ाता है। ओके। यानी ये पहले 1 साल में ही हो रहा है। जी हाँ। यानी 6 महीने प्रोपेलर और फिर 6 महीने बेसिक जेट ट्रेनर। जेट ट्रेनर पे तो आ गया। जेट ट्रेनर पे जब उड़ाता है बच्चा 6 महीने, तो फिर उसकी फ्लाइंग एबिलिटीज देखी जाती है। ओके। जाहिर बात है, एयरफोर्स में ट्रेनिंग ग्राउंड ड्यूटीज की होती है, एयरफोर्स में फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो जेट ट्रेनर जब वो उड़ाता है अपने गुरुजी के साथ, उस्ताद के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ, 6 महीने इंस्ट्रक्टर ये देखता है कि इसकी फ्लाइंग उड़ाने की काबिलियत कितनी है। ओके। तो जो बेहतरीन उड़ा सकते हैं जेट ट्रेनर को, समझिए हॉक है, तो उसको उड़ाने के बाद इंस्ट्रक्टर देख लेता है कि ये लड़का बहुत अच्छा, फ्लाइंग एबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छा उड़ा लेता है। ओके। रिएक्शन भी फास्ट है, अपकीप भी, अपटेक बहुत फास्ट है, यानी जो सिखाओ एक बार दो बार में सीख जाता है ऐसे करके। जी हाँ। तो ऐसे बच्चों को फाइटर में भेज देते हैं। फाइटर जेट उड़ाएगा। हाँ। ओके। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शायद सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। जी हाँ। और पीटी परेड, आउटडोर एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं। OLQ भी उनका बड़ा हाई है। लेकिन OLQ क्या होता है? ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये एक चीज़ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम लोगों को बड़ा शौक होता है। देखते हैं कि बच्चा ईमानदार है, अपराइट है, बच्चा क्या अब पसीना बहा सकता है, ज़रूरत पड़ने पे क्या एक बूंद खून देश के लिए दे पाएगा। तो OLQ भी बहुत अच्छा है। लेकिन इंस्ट्रक्टर कहता है कि फ्लाइंग के मामले में इसको एक चीज़ जो है थोड़ा सा बार बार सिखाना पड़ता है। रिएक्शन भी इसके थोड़े फाइटर पायलट टाइप नहीं है। तो ये बच्चा ऐसे बहुत शानदार है, लेकिन ऐसे बच्चों को ट्रांसपोर्ट में भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हाँ हाँ हाँ, वो भी कोई कम चीज़ नहीं है। एकदम नहीं। ओके, उसके बाद? और इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हेलीकॉप्टर में भेज देते हैं। तो कुल मिला के बात है कि एयरफोर्स में जब शुरुआती जो भर्ती होती है,
एसएसबी में हम कोशिश करके फाइटर मटेरियल को लेते हैं। ओके। ध्येय तो एयरफोर्स का फाइटर्स उड़ाना है ना। और इसी तरह से जब पीएबीटी होता है, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट, उस वक्त पीएबीटी में भी हम जो उसकी फ्लाइंग एबिलिटीज, उसका बॉडी, शरीर का और मन का जो रिएक्शन देखते हैं, वो जरा फाइटर पायलट टाइप हम सिलेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो ठीक है, अच्छे बच्चे जो हैं फाइटर्स में आ जाते हैं। लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर में बता दूं, अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट में जो सोर्ड ऑफ ऑनर टाइप होता है ना, जी हाँ। यानी जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट में पासिंग आउट परेड के दिन जो फर्स्ट होता है, जिसको सोर्ड ऑफ ऑनर मिलता है, ओके। ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, हेलीकॉप्टर वाले होते हैं। ओके। क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे होते हैं। अभी यहाँ पर सर, आपने जब बेसिक ट्रेनिंग खत्म हुई तो ये कैटेगराइजेशन हो गया कि हेलीकॉप्टर और आपका ट्रांसपोर्ट और आपके फाइटर जेट उड़ाएगा। अब इस पे ट्रेनिंग कब शुरू होती है और कहाँ शुरू होती है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 6 महीने प्रोपेलर उड़ाता है, 6 महीने बेसिक जेट ट्रेनर, जी हाँ। हॉक टाइप जहाज उड़ाता है। ओके। 6 महीने में सिलेक्शन कर लेते हैं कि ये फाइटर्स में है, ये हेलीकॉप्टर में है, ये ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। अब इनकी कमीशनिंग कर देते हैं। कमीशनिंग मैं दर्शकों को बता दूं, एक दिन होता है जब हम बोलते हैं पासिंग आउट परेड होता है, और भारत सरकार की तरफ से कोई, कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी डिफेंस मिनिस्टर, यानी कुछ उच्च पद अधिकारी आते हैं और कमीशनिंग देते हैं बच्चे को। जी हाँ। यानी उस दिन से उसकी नौकरी चालू, एंड कमीशन्ड ऑफिसर बन गया। कमीशनिंग के बाद जी जब हाँ। वो कमीशन अफसर बन गया, उसको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है, शानदार। बच्चे सबसे पहले अपना मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। तो उसके बाद उसकी वो हो गया कि ये बच्चे फाइटर्स में जाएंगे, ये बच्चे हेलीकॉप्टर्स में जाएंगे, ये बच्चे कैडेट जो हैं ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। फिर ये ट्रेनिंग अलग अलग शुरू होती है कमीशनिंग के बाद। ट्रांसपोर्ट के जो बच्चे हैं वो हैदराबाद के एक जगह है TTF, ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग फ्लाइट, वहाँ चले जाते हैं। जी हाँ। वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट विमान कैसे उड़ाना होता है वो सीखते हैं। हेलीकॉप्टर वाले बच्चे चले जाते हैं कमीशनिंग के बाद जी हाँ। HTS, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, तो वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाना है वो सीखते हैं। और जो फाइटर वाले बच्चे हैं वो एयरफोर्स एकेडमी में रहते हैं, और पास में ही एक और जगह है हकीमपेट, ओके। एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट, जी हाँ। वहाँ पे भी बेसिक जेट ट्रेनर रहते हैं। तो जो बच्चे 6 महीने के बाद फाइटर में सिलेक्ट हो गए, जी 6 हाँ। महीने बेसिक जेट ट्रेनर उड़ाने के बाद, तो अब उनको वहाँ उड़ाना पड़ता है कमीशनिंग के बाद 6 महीने एडवांस्ड जेट ट्रेनर। यानी ये जेट ट्रेनर होता है, लेकिन इसमें से आप बेसिक गोली चला सकते हो, मशीन गन, आप बॉम्ब गिरा सकते हो छोटे वाले, आप रॉकेट भी फायर कर सकते हो छोटे वाले। तो वहाँ पर जैसे हकीमपेट में है हैदराबाद में ही, और बिदार बोल के एक और जगह है, वहाँ पास में ही है 100 किलोमीटर दूर, हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन बिदार, तो वहाँ शुरू होती है ट्रेनिंग। वहाँ एडवांस जेट ट्रेनर उड़ाते हैं। वहाँ बच्चे को सिखा देते हैं कि भाई फाइटर प्लेन से, यानी जेट एयरक्राफ्ट से एडवांस जेट ट्रेनर होते हैं, आपने कैसे मशीन गन चलानी है, रॉकेट फायर करना है, बॉम्ब फायर करना है। तो यहाँ पर जब ट्रेनिंग खत्म होती है फाइटर जेट की, ट्रांसपोर्ट की और हेलीकॉप्टर्स की, तो इसके बाद ये ऑफिसर्स अपने स्क्वाड्रंस और हाँ। विंग्स में और फ्लाइट्स में जाते हैं। हाँ हाँ, इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट वाले बच्चे हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन में चले जाते हैं, जी हाँ। और जो हेलीकॉप्टर वाले बच्चे हैं वो अपने हेलीकॉप्टर स्क्वाड में चले जाते हैं। ओके। और जो फाइटर वाले बच्चे हैं वो चले जाते हैं, हम जिसको एक चीज़ बोलते हैं OCU, ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट। ये भी प्रॉपर फाइटर स्क्वाड टाइप होता है, लेकिन वहाँ पे एम्फेसिस होता है कि अब बच्चे को एडवांस कॉम्बैट कैसे सिखाई जाए। ओके। तो जैसे वहाँ पर प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, समझिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं हाँ, एयरफोर्स जो एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जी हाँ। उसका जो ट्रेनर वर्जन होता है वो होगा, और बच्चे को उसमें थोड़ा एडवांस टेक्निक सिखाते हैं, टैक्टिक्स, कि भाई चलो तुमने सीख लिया है गोली कैसे फायर करनी है, मशीन गन तुमने सीख लिया, रॉकेट कैसे फायर करनी है, बॉम्ब कैसे गिराना सीख लिया, लेकिन अब हम तुम्हें सिखाएंगे टेल चेज। टेल चेज का मतलब दुश्मन का जहाज आगे आगे, तुम उसका पीछा करके शूट कर रहे हो, टेल चेज, पूंछ का पीछा करना। या उल्टा भी हो सकता है जी हाँ। कि तुम आगे हो, दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ गया, अब कुछ करके अपने को दुश्मन से बचाना है। जी हाँ। टेल चेस सिखाते हैं वहाँ पे। उसको बेसिक 1 वर्सेस 1
यानी दुश्मन का एक जहाज दिखाई गया, आप भी एक हो, तो 1 वर्सेस 1 कैसे कॉम्बैट करके एक Air दूसरे combat को कैसे हराना है, शूट डाउन करना है, ये सिखाते हैं OCU में। ओके सर। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही गौरव का पल है मेरे लिए भी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं स्टैचू है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों की, और आप उनका चित्र भी देख रहे हैं, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की चित्र भी देख रहे हैं। और ये जो पीछे जहाज है ये नैट विमान है, दोनों ही। इसी नैट विमान में 1971 के युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान के 3 को शूट डाउन कर दिया था। जब वह तीसरे शैबर जेट पर निशाना लगा रहे थे तो उस वक्त दुश्मन के शैबर जेट ने उनको निशाना बना दिया, जिससे उनका विमान क्षतिग्रस्त होकर क्रैश हो गया और उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से शोभित किया गया था। मैं बता दूं, मुझे बहुत गर्व है कि 1981 से लेकर 1984 तक यही स्क्वाड्रन नंबर 18 स्क्वाड्रन मैं भी वहीं पर फ्लाइंग करता था और मैंने भी यही विमान नैट उड़ाया था। सर, हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स का सिलेक्शन होता है। हम फिल्मों में देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स बड़ी ग्लैमरस ज़िंदगी जीते हैं, बड़ी बहादुरी वाली ज़िंदगी जीते हैं, हर कोई उन पर फिदा होता है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविकता में इंडियन फोर्स के पायलट्स की डेली रूटीन क्या होती है, उनकी ज़िंदगी क्या होती है? बहुत ही शानदार सवाल है। आपने जैसे कहा, लाइफ इंडियन एयरफोर्स के पायलट की ग्लैमरस होती है, बहादुरी का भी एक एलिमेंट होता है। तो आमतौर पे जितने फाइटर स्क्वाड हैं वहाँ पर जो यंग पायलट्स हैं, यंग फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। क्यों? क्यों उनको फ़्लाइट में, यानी जो जहाँ हवाई जहाज होते हैं वहाँ उनको 5 बजे पहुँच जाना पड़ता है। वहाँ क्यों? क्योंकि आमतौर पे सब जगह पे जो पहली फ्लाइंग होती है, ख़ासतौर से फाइटर्स में, सुबह जैसे ही उधर से सूरज उठा, इधर से पहला फाइटर टेक ऑफ कर देता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये पड़ती है कि हर फाइटर स्क्वाड में 18 पायलट होते हैं। इन 18 पायलट्स को ट्रेन करना है कि युद्ध के दौरान आप 18 के 18 किस तरह से दुश्मन को निपटाओगे। तो बहुत लंबा चौड़ा वास्ट ट्रेनिंग सिलेबस होता है। मशीन गन कैसे फायर करना है, रॉकेट कैसे फायर करना है, मिसाइल कैसे फायर करना है, हवा से ज़मीन पर दूसरे जो स्पेशलिस्ट बॉम्ब्स हैं, जैसे आजकल तो लेज़र गाइडेड बॉम्ब आ गए हैं, GPS गाइडेड बॉम्ब आ गए हैं, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब आ गए हैं, उनको कैसे फायर करना है। ये सारी ट्रेनिंग, जितनी स्किल्स होती हैं एयर कॉम्बैट की, वो वहाँ पर की जाती हैं। एकदम एकदम। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पीछे 2 जहाज़ हैं, ये सफ़ेद वाला जहाज़ जो है ये कौन सा है? हाँ कर्नल राठौर, ये जो जहाज आप देख रहे हैं सफ़ेद सिल्वर कलर है, ये HF-24 हिंदुस्तान फाइटर 24, हम इसको भारत में बोलते थे मारुत। ये एक जर्मन साइंटिस्ट हुआ करते थे, कुट टैंक, उनको इनवाइट किया गया, उनकी मदद से ये बनाया गया इंडिया में। ओके। बहुत ही शानदार ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट था। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं हंटर मैंने भी उड़ाया हुआ है। अगर दर्शकों ने बॉर्डर नाम की पिक्चर देखी होगी तो लास्ट में जो 4 विमान आते हैं और दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़ा देते हैं, वह यही हंटर विमान। ओके सर, नाइट ट्रेनिंग भी होती है आपकी? हाँ कर्नल राठौर, क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब पायलट की ट्रेनिंग होती है 1, 2, 3 साल, तो उसको हम बोलते हैं डे ऑपरेशनल। जी हाँ। यानी दिन के टाइम में अगर लड़ाई है तो कैसे लड़ाई करनी है, चाहे वो दिन के टाइम में ज़मीन का टारगेट हो या दिन के टाइम में हवा में दुश्मन का टारगेट हो। ओके। लेकिन जब उसकी सर्विस 4-5 साल हो जाती है तो हम उसको बढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं फुल्ली ऑपरेशनल बनाते हैं। यानी रात के टाइम में भी अगर युद्ध होगा तो रात को कैसे युद्ध करेगा। नाइट चारों तरफ तो बहुत ही सख्त होती होगी। बहुत डिमांडिंग है, मुश्किल भी है, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, सामने अंधेरा, दाएं बाएं अंधेरा, आप जमीन की तरफ देखिए अंधेरा, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर एकदम, आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखकर वेपन डिलीवरी करनी है, चाहे वो ग्राउंड अटैक मिशन हो या इंस्ट्रूमेंट की तरफ देख के ही आपको दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करनी है रात के अंधेरे में, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए। वैसे में कौन सी इमरजेंसीज आ सकती हैं? हाँ देखिए, जो टिपिकल इमरजेंसी मैं बताता हूँ, जैसे आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और आप एक इमरजेंसी बता देता हूँ कि आप समझिए हवाई जहाज उड़ा रहे हैं
आपने बॉम्ब गिराया और साल में एक दो बार एक स्क्वाड में हो ही जाता है कि बॉम्ब का ही टुकड़ा जब वो फटा, क्योंकि हम बड़े बड़े बॉम्ब गिराते हैं, 500 पाउंड के बॉम्ब गिराते हैं, 1000 पाउंड के बॉम्ब गिराते जी हैं, हाँ। तो साल में एक दो बार हो जाता है कि बॉम्ब का ही एक टुकड़ा आके फटने के बाद उसी हवाई जहाज में लग गया। ओके। होता है, हम सावधानी बरतते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है। तो अब वो जब जहाज से लगा तो जहाज में थोड़ा डैमेज हुआ, उसको हो सकता क्या है। बोलते हैं, टेक्निकल नाम क्या है? हाँ, टेक्निकली हम बोल देते हैं कि ये डेबरी डैमेज हो गया। डेबरी डैमेज। डेबरी ओके, डैमेज हो ओके। गया, यानी डेबरी मतलब जो टारगेट था उसके टुकड़े या बॉम्ब के टुकड़े आके आपसे टकरा गए। किन हालात में आपको मिड एयर बेल आउट करना पड़ता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जहाज को ऐसी क्षति हो जाती है या ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि जहाज और उड़ेगा नहीं। समझिए, क्लासिक एग्जांपल है, इंजन बंद हो गया, आपने दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की, हम कहते हैं रिलाइट पर भी नहीं हुआ। हाइट अगर है, आप 30,000 से 20,000 पे आगे ग्लाइड करते करते हाइट अभी भी बाकी है 20,000, आप फिर से एक और सेकंड रिलाइट कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं हुआ, फिर आपको इजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को भी MiG-23 से इजेक्ट करना पड़ा क्योंकि मेरा इंजन फ्लेम आउट हो गया था और रिलाइट करने पर वो चालू नहीं हुआ और तब तक ज़मीन पास में आ रहा था, तो मेरे को इजेक्ट करना पड़ा। ओके। तो कई ऐसे होते हैं जिसमें पायलट उसको सिखाया जाता है कि अब ज़मीन आने वाली है तो आप इस जहाज़ से इजेक्ट कर जाइए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अगर आप एनिमी टेरिटरी में इजेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? हाँ, अगर आप एनिमी टेरिटरी में इजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप तिब्बत में इजेक्ट कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ज़मीन, हो सकता है बर्फ़ में जाके गिरें, कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर आप राजस्थान पाकिस्तान में घुसे हैं, अफ़गानिस्तान में घुसे हैं, तो डेजर्ट, पानी नहीं है, कैसे सर्वाइव करेंगे। जंगल में भी इजेक्शन हो सकता है, बर्मा के जंगल इतने घने जंगल हैं। जी हाँ। लेकिन समुद्र में भी हो सकता है। समुद्र में भी हो सकता है, आप पानी में गिर जाएं। जी हाँ। अब पानी से आपको बचना है, समुद्र में कितना और तैरेंगे, ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद आपके दिमाग में है कि और 5 मिनट के अंदर और 7, 8, 9, 10 मिनट के अंदर गांव वाले दुश्मन के आ जाएंगे, आपको घेर लेंगे। ओके। या समझिए पाकिस्तान हो तो उनके रेंजर्स, उनकी लोकल पुलिस आके आपको घेर लेगी। और अगर आप चीन में हैं तो चीन के बॉर्डर गार्ड्स हैं, या चीन में उन्होंने वॉलंटियर मिलिशिया बनाई रखी है। आपके पास क्या हथियार होता है? देखिए, ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया जाता है कि एक बार आप इजेक्ट हो गए तो आप छुप जाइए दुश्मन से भिड़ने की कोशिश मत कीजिए। ओके। एक छोटा सा पिस्टल दे देते हैं, 2-3 वैरायटी हैं एयरफोर्स में, रशियन पिस्टल भी है, ब्रिटिश पिस्टल भी है, लेकिन वो दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं है। वो ये है कि आप छुप जाइए, अंधेरे में रहिए, नाले में पड़े रहिए, दुश्मन से दुश्मन के गांव वालों की नज़रों से दूर रहिए। रात के अंधेरे में अगर हो सके तो पैदल चलते 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 भारत की तरफ आ जाइए। वो छोटा पिस्टल है, वो लड़ाई के लिए नहीं है। वो ये है कि चलो एक गांव वाले ने आपको पकड़ लिया, आप गुत्थम गुत्था हो रही है, आप छुटवा नहीं पा रहे गांव, अब आपके उसको कितने लात घूसे मारेंगे। और गांव वाले सारे मजबूत होते हैं, लात घूसे से छुटवा नहीं सकते। बलूच हो सकता है, पठान हो सकता है पाकिस्तान हाँ, में, ये हो सकता है। तो वो छोटा सा पिस्टल दे देते हैं कि आप उसको निकालिए, उसको ठुक से एक गोली मार दीजिए ताकि वो इंजर हो जाए और आपको छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर ठीक है, हमने आज बात की कि पायलट का सफ़र कैसे होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद भारत का बच्चा और लड़कियां भी भारतीय वायुसेना में पायलट बनना पसंद करेंगी और चाहेंगी। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे नवयुवकों को, नवयुवतियों को आज मोटिवेट किया, उन्हें एक रास्ता दिखाया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू कर्नल राठौर। जय हिंद।